तो हेलो फ्यूचर मिलेनियर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग में जीएस के एक नए एपिसोड पे। मेरा नाम है अखंड और आज से हम लोग एक नई सीरीज लेके आने वाले हैं, जिस सीरीज में हम लोग एक एक चीज समझेंगे कि देखो यार ना, मैं नॉलेज वाले वीडियो तो बनाता था पर हम लोग एक चीज मिस कर रहे थे, और क्या है वो करंट। और इससे बढ़िया, इस वीडियो से अच्छा कोई डिटेल में आपको पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरे से आसान भाषा में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं कि इंडियन एडीआर क्या होता है, या फिर यूएस में जो ग्लोबल जो भी चल रहा है, टैरिफ वैरिफ का प्लान चल रहा है, सारी चीजें ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझेंगे। और हम लोग ये भी समझेंगे कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए, कि सेल कर देना चाहिए, या फिर और बाइंग करना चाहिए। ये सारी भी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर देना कोई भी डाउट होगा तो। और आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। ट्रंप चचा ने भैया एकदम जबरदस्त बवाल मचाया हुआ है। ट्रंप चचा के आते ही देख रहे हो सारे स्टॉक्स धड़ाम से गिर रहे हैं। स्टॉक्स क्या अगर देखोगे तो तुम जो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट देखो, डो जोन्स जो यूएस का है वो भी -5.50% गिर गया। एसएनडीपी 500 जो है वो -5.97% गिर गया। नेस्डैक को देखोगे तो -5.73% गिरा है। और आप देख सकते हो कि पूरा मोमेंटम जो है वो बेरिश बना हुआ है, कहीं भी कोई पॉजिटिव चीजें निकल के नहीं आ रही हैं। एक ट्रेड वॉर चल रहा है। देखोगे तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में आपको बताया था कि जो यूएसए है ना सर, ये जो टैरिफ बढ़ा रहा है, ये टैरिफ बढ़ा नहीं रहा है सर, ये नेगोशिएशन करना चाहता है। नेगोशिएशन किस चीज पे? देखो भाई, भारत टैरिफ तगड़ा लेता था यूएस पे, टेस्ला। आप लोग जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था? वो भैया थे एलोन मस्क भैया। अब एलोन मस्क भैया बोले कि भैया हम इंडिया में जब आना चाहते हैं, ये लोग लगा रहे हैं टेस्ला पे जबरदस्त टैरिफ, तो क्या करें? तो भैया डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ठीक है ससुर, अभी हम बताता है इस सबको। और उन्होंने क्या किया, जबरदस्त इंडिया और चाइना पे जो है जबरदस्त टैरिफ लगा दिया। इंडिया ने भी रिएक्ट किया। इंडिया ने क्या बोला, ठीक है भैया हम 30% से टैरिफ कम करेंगे कुछ सेक्टर्स पे। अभी बात चल रहा है, कंफर्म नहीं है। और चाइना भैया, चीन जो था वो गुस्सा हो गया। चीन बोला कि अमेरिका ससुरा तो हम कहां आंख दिखाई बे। और चीन ने अमेरिका की 15 बड़ी कंपनियों पे जांच बैठा दिया है वहां पे यूएस में। तो ये देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रेड वॉर सा होता जा रहा है, एक ट्रेड वॉर बढ़ता दिख रहा है। इसमें कहीं पे भी राहत बनने की बात नहीं है। और आप देखेंगे तो अमेरिका में जो इंडियन एडीआर है वो गिरता हुआ दिख रहा है। ये देखिए इंडियन एडीआर जो गिरता हुआ दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एज्योर पावर, डॉक्टर रेड्डी एडीआर, सबका एडीआर गिरता है। तो अब बात यह है कि एडीआर होता क्या है। देखो एडीआर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। और इंडियन एडीआर का मतलब ये हो गया कि भारत की कंपनियों के शेयर जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। इतने आसान भाषा में समझो, इंडियन एडीआर मतलब क्या हो गया भैया, कि भारत के ना स्टॉक मार्केट की कुछ कंपनियां हैं जो वहां पे लिस्टेड है। तो आप बोलोगे सर एडीआर के बारे में बहुत लोगों ने बताया बट किसी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडियन एडीआर होता क्या है। देखो इंडियन एडीआर का मतलब ये हो गया, मान लो कि तुम अमेरिका में रहते हो और भैया तुमको इन्फोसिस, विप्रो या फिर एचडीएफसी बैंक जैसी इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। तुमको क्या करना है भैया, कुछ इंडियन स्टॉक खरीदना है, ठीक ना। तो जब आप इंडिया के डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए अमेरिकी बैंक्स इन कंपनियों के शेयर लेके उनका एक डिजिटल रूप बना देते हैं भैया, डिजिटल रूप बनाते हैं, ठीक ना। और वहां पे इसको एडीआर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एडीआर बोला जाता है। देखो इंडियन एडीआर जो है ना, स्टॉक मार्केट में जो यूएस का स्टॉक मार्केट है उसमें काम कैसे करता है। देखो इंडियन कंपनी के कुछ शेयर एक अमेरिकी बैंक के पास जमा हो जाते हैं, ठीक। वहां पे क्या होता है, एक अमेरिका बैंक होता है, यहाँ के जो शेयर्स होते हैं भैया, अपने कुछ शेयर्स को वहां पे डिपॉजिट कर देता है। बैंक उन शेयरों के बदले क्या करता है, एडीआर जारी कर देता है, ठीक ना। ये एडीआर फिर अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होते हैं, लिस्ट हो जाते हैं। जैसे नैस्डैक या एनवाईसी, जैसे वहां के जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे भारत का है बीएससी, एनएससी, वैसे ही वहां का है। वहां पे क्या होता है, लिस्ट हो जाते हैं। अमेरिका का कोई भी इन्वेस्टर उसे अपने डॉलर में जो है अब खरीद सकता है, ठीक ना। अब जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट एडीआर खरीद सकता है। मतलब क्या हुआ कि भैया कंपनी इंडियन थी, इंडियन कंपनी इनको बाई करना था, बट ये अमेरिका के नागरिक थे, ठीक। अब यहां पे खरीदते तो भैया तो फॉरेक्स हो जाता, मतलब वहां के फॉरेक्स बोल रहा हूं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाता। बट उनको अगर अमेरिका में रह के अमेरिका के ही स्टॉक एक्सचेंज पे भारत का शेयर खरीदना है तो ये ऐसा ही होगा, ठीक ना। वो कंपनी जो है अपना एडीआर लॉन्च करेगी और या इसके थ्रू वो जाके वहां पे खरीद लेंगे। तो देखो इसमें फायदा किसको है, बोलो भैया एडीआर से जो है ये फायदा किसको है? तो फायदा है भैया इंडियन कंपनी को फायदा है। विदेशी पैसा आ रहा है, पैसा डॉलर में आ रहा है, कंपनी को इंटरनेशनल पहचान मिल रही है। अब यहाँ की कोई कंपनी अगर मान लो वहां पे लिस्टेड है तो यहाँ पे क्या एक इंटरनेशनल पहचान मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर को भी इससे फायदा है, इन्हें इंडिया की ग्रोथ में भाग लेने का मौका मिल रहा है भैया, वो भी बिना भारत आए, ये यूएस में है और मस्त अपना लाभ ले रहे हैं। अब देखो जैसे कंपनियां जो होती है ना वहां पे अलग सिंबल में दिखती है। अगर मान लो कि अगर बात करें हम लोग इन्फोसिस की, ठीक ना, अपन लोग बात करते हैं किसकी, इन्फोसिस की। एक मिनट थोड़ा साफ करता हूं, ठीक ना। इन्फोसिस की बात करते हैं तो ये वहां के एनवाईएससी पे तुमको दिख जाएगा, ठीक ना। और यहां पे उसका जो सिंबल है EINFY से सिंबल है, ठीक। फिर अगर बात करेंगे विप्रो की, ऐसे ही विप्रो वहां के एनवाईसी स्टॉक एक्सचेंज पे है और इसका देखोगे सिंबल तो WIT सिंबल से वहां पे दिख जाएगा, ठीक ना। अब देखो इंडियन से एडीआर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है इस समय? देखो जब भी ग्लोबल प्राइसेस, जो भी ग्लोबल क्राइसिस है या ट्रम्प जैसी खबरें आती हैं तो सबसे पहले एडीआर गिरते हैं। जैसा कि मैंने पिछले बताया था, ये देखो जैसे ये आया एडीआर गिर गया। अब जब यहां का एडीआर गिर गया, क्योंकि अमेरिका में देखो 24/7 ट्रेडिंग होती है, आपको पता है, तो अगला दिन इंडियन मार्केट का ट्रेड जो है ना वो एडीआर से पहले ही पता चल जाता है। अगर देखो अगर तुमको यहां पे दिख रहा है ना कि एचडीएफसी बैंक का एडीआर जो है वो गिरा हुआ है, तो ये समझ जाना कि कल जब इंडियन मार्केट खुलेगा तो जो जो स्टॉक्स यहां पे गिरे हुए हैं, पूरी मतलब संभावना रहती है कि जो स्टॉक्स इंडियन एडीआर का यूएस के स्टॉक मार्केट में गिर चुके हैं, पूरी संभावना है कि वो भारत का जब मार्केट खुलेगा तो यहां पे भी आपको गिरते हुए दिखेंगे। तो इसके ये फायदे हो जाते हैं, ठीक ना। अब आ जाओ समझते हैं कि जो भी ये ट्रंप के फैसले हैं उससे क्या मतलब असर
पड़ेगा ग्लोबल मार्केट पे। ये समझ गए इंडियन एडीआर को। देखो भाई, देखो ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रह रहा है, क्योंकि इसका एक रिपल इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। ये पूरा भैया ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करता हुआ दिखेगा। खासकर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इससे बुरी तरह से चौपट होंगी, जैसे भारत हो गया, छोटे छोटे जो देश हो गए। अब देखो इसको समझो अगर कि ग्लोबल ट्रेड का टेंशन बढ़ेगा, जो भी ये फैसला है टैरिफ का, इससे ग्लोबल मार्केट में पूरा भैया टेंशन बढ़ेगा। और जब ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ेगा तो ये समझ जाओ पूरे वर्ल्ड वाइड के जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं आपको गिरते हुए ही दिखेंगे। अमेरिका जब भी टैरिफ लगाता है ना, तो उसका सीधा असर चीन, भारत, यूरोप जैसे जो भी कंपनियां हैं उस पर पड़ता है, और एक ट्रेड वार का माहौल बन जाता है। अब ट्रेड वार क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया कि भैया तुम मेरे पे टैक्स बढ़ा दिए, मैं तेरे पे टैक्स बढ़ा दिया, तू मेरे पे टैक्स कुछ और बढ़ाया, तूने मेरे पे टैरिफ बढ़ाया, मैंने तेरे पे टैरिफ बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें, अब इससे होता क्या है ना कि जो एफआईआई इन्वेस्टर्स हैं वो डर जाते हैं, और वो मार्केट से जल्दी जल्दी क्या करते हैं भैया, सेलिंग करने लगते हैं। उनका सेलिंग बढ़ जाता है, और वो क्या करते हैं, अपनी बिकवाली करके गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने लगते हैं। और भैया जब जब क्राइसिस आता है तब तब अपना सेफ क्या है, गोल्ड है। जब जब कहीं भी क्राइसिस आता है, जो एफआईआई है, जो एफआईआई के इन्वेस्टर हैं वो तुरंत गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने लगते हैं, क्योंकि इस पे भैया फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। इसका जो ब्याज है वो फिक्स है। तो लोग बोलते हैं कि ससुरा तुम लोग लड़ता रहो, हम लोग पैसा निकाल के अपना फिक्स इंटरेस्ट कमाएगा, ठीक ना। और सेम गोल्ड ईटीएफ में लोग गोल्ड ईटीएफ खरीद लेते हैं तुरंत। तो ये समझ जाओ कि, और फिर जब देखो जब जब ट्रेड वार होता है, कहीं टैरिफ बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या होता है, रुपया और डॉलर अपने आप आके भिड़ जाते हैं। भारत के पर्सपेक्टिव में बात करोगे तो, ठीक ना, जब टैरिफ और ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो रुपया कमजोर होने लगता है, जिससे इंपॉर्टेंट कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। जो भी इंपोर्ट कर रही है वहां पे, जो इंपोर्ट कर रही है, जो एक्सपोर्ट कर रही है, भाई उनको तो ऑलरेडी टैरिफ झेलना पड़ रहा है, और जो इंपोर्ट कर रहा है उनकी भी लागत बढ़ गई। अब लागत बढ़ गई, चारों तरफ टैरिफ प्लान चल रहा है, चारों तरफ लोग टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ट्रेड वार हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट गिरेगा। और एफआईआई जो है, जो बूस्ट करता है मार्केट को, वो भी भग रहा है। तो यहां पे क्या होगा, एक टेंशन देखने को मिलेगा यहां पे, ठीक ना। और देखो जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं, देख सकते हो विजुअल में कि एक्सपोर्ट हो रहा है यहां पे, इन पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। जैसे आईटी, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, ये कंपनियां जो अमेरिका या यूरोप को एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें भारी नुकसान होता है। और जब इनको नुकसान होगा तो भैया मार्केट आपको गिरता हुआ दिखेगा। सिंपल सी बात है। अब बात यह है कि यहां पे सर ठीक है, आपने बता दिया कि ये ट्रेड्स हो रहे हैं, सारी चीजें, तो एक आप ये बात बता दो कि किन किन स्टॉक से हमें दूर रहना है। देखो ऑटो सेक्टर से दूर रहना भाई इस समय। टैरिफ, देखो टैरिफ बढ़ा है ऑटो सेक्टर पे, तुमको पता होगा, क्योंकि यहां पे जब टेस्ला भारत में एंट्री करने वाली थी तो बात क्या हुआ था, क्यों ये बात हो रहा था कि भैया चीन से होते हुए भारत आएगी, क्योंकि भारत सरकार ने टेस्ला पे जबरदस्त टैरिफ लगा दिया था। तो भैया मैंने बोला, शुरू में ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो हैं वही आपको क्या कर रहे हैं, इलॉन मस्क उनके पीछे हैं। जैसे मोदी और अडानी की दोस्ती बोली जाती है, वैसे ही वहां पे डोनाल्ड ट्रंप चाचा और एलॉन मस्क भैया की दोस्ती है। तो एलॉन मस्क को जब दिक्कत हुआ भारत में एंट्री करने के लिए, तो मेरे को तो ये पता था पहले से कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत रहे हैं तो एलॉन मस्क के टेस्ला को पूरे ग्लोबल लेवल पे फायदा होने वाला है, ठीक। तो टैरिफ देखो, जो धीरे धीरे क्या होगा ना कि जब टैरिफ बढ़ेगा तो ग्लोबल स्लो डाउन होगा, और इसका सीधा असर सर ऑटो सेक्टर पर पड़ेगा। ऑटो सेक्टर की जो सेल्स है वो रुक जाएंगी। तो अगर आप बोलोगे कि सर ठीक है, अगर ये रुक जाएंगी तो हमें किन कंपनियों से दूर रहना है, तो भैया टाटा मोटर से अभी दूर रहना, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा से दूर रहना, और भैया बजाज ऑटो से दूर रहना। ये जो कंपनियां हैं इनसे आपको अभी क्या करना है, दूरी बना के रहना है। जितना इससे दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ठीक है सर, और किन स्टॉक से दूर रहे, तो भैया मेटल स्टॉक से दूर रहो। जैसे जैसे टैरिफ बढ़ेगा मेटल प्राइसेस में उतार और चढ़ाव आएगा, समझ रहे हो। तो इससे किस किस से दूर रहना है, तो भैया तुम ये समझ जाओ कि JSW स्टील से दूरी बना लो और हिंडाल्को से दूरी बना लो। अभी इनमें गलती से भी इन्वेस्ट मत करना। देखो लोग क्या कर रहे हैं ना, रेंडमली पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे, रेंडमली पैसा नहीं डालना है। उनको क्या लग रहा है, कोई स्टॉक है भैया -40% है तो ऑलरेडी गिर गया है, अब कितना गिरेगा, तो इसमें क्या करते हैं, पैसा डाल देते हैं। ये गलत अप्रोच है भाई। ऐसे तो कोई पैसे आपको इन्वेस्ट ही नहीं करने चाहिए, समझ रहे ना। तो ऐसे पैसे आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करने, इन चीजों से आपको बच के रहना है। फिर किससे अवॉइड आपको रहना है, तो भैया आईटी एक्सपोर्ट, जो भी आईटी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, देखो ध्यान से सुनना, मैं यहां पे एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं। डॉलर स्ट्रांग होगा लेकिन इन लोग की जो डिमांड है वो गिरेगी, क्योंकि भैया देखो जब ऑलरेडी किसी भी कंट्री का जब स्टॉक मार्केट गिरता है ना, यहां पे तो ग्लोबल लेवल पे सारी कंट्रीज का गिर रहा है, तो आपको जो डिमांड है वो कम होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे जो हैं वो कम होंगे। क्योंकि देखो बैंक लोन कम देना बंद, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ये अपने आप में एक पूरा बड़ा फैक्टर हो जाएगा अगर मैं समझाने बैठूं तो। बस ये समझ जाओ कि आईटी एक्सपोर्ट जो कंपनियां हैं उनसे आपको दूर रहना है। उन कंपनियों में अगर आप बोलोगे किन किन कंपनियों से दूर रहें, तो मैं बोलूंगा कि भैया इन्फोसिस से दूर रहो। फिर बात करोगे तो टीसीएस से। इन दो कंपनियों से आपको दूर रहना है, बट सर शॉर्ट टर्म में इन कंपनियों से आपको दूरी बना के रखना है, ना कि लॉन्ग टर्म में। ध्यान से सुनिएगा। तो ठीक है सर, आपने बता दिया, तो फोकस किस पे रखना है, देखो एफएमसीजी स्टॉक्स पे फोकस रखो, क्योंकि हमेशा सेफ होते हैं। अब बोलोगे कि सर एफएमसीजी क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डेली कंज्यूम करते हैं। ये काफी डिफेंसिव है। ये क्या है, ये काफी डिफेंसिव है क्योंकि इनको डेली कंज्यूम किया जाता है। जैसे मैं अब बता दो सर सेफ स्टॉक्स कौन से हैं, तो HUL में आप कर सकते हो, आप सर डाबर में पैसा डाल सकते हो, आप सर ITC में पैसा डाल सकते हो। ये जो भी स्टॉक्स हैं इनको सेफ हेवन बोला जाता है ड्यूरिंग क्राइसिस। जैसे मैं अभी गोल्ड ETF को भी बोला जाता है। और आप अगर मेरे से पूछोगे कौन से स्टॉक्स बढ़िया हैं, तो मैं बोलूंगा कि जो भी फार्मा के
स्टॉक्स है वो अभी बढ़िया है। देखो यूएस पे डिपेंडेंसी है अपनी, नो डाउट, लेकिन जो हेल्थ केयर की डिमांड है ना सर, वो इंडिया में हमेशा स्टेबल रहती है। लोगों का यहाँ का खान पान, एक्सरसाइज न करना, प्रोटीन की कमी, ये हमेशा ही हेल्थ केयर को एक स्टेबल जगह बना के रखता है। तो इसलिए अपने को फोकस रखना है सन फार्मा, सिप्ला जैसी कंपनियों पे, और इन कंपनियों को फोकस तभी रखना है जब ये डिप पे जाए। जब आपको दिखे कि ये कंपनियां सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनियां नीचे जा रही हैं, तो वहां पे आपको बाय द डिप करना है, समझ रहे हो ना। ये कंपनियां इस समय बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है। और आप बोलोगे कि सर आप किसमें रिकमेंड करोगे, तो मैं बोलूंगा कि गोल्ड के ईटीएफ जो है वो बेस्ट है। जब जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। अगर आपको गोल्ड के ईटीएफ चाहिए तो सर निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ या फिर एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ के भी साथ आप जा सकते हो, ठीक ना। अगर आप फिर बात करोगे कि आप किसमें रहना, तो मैं बोलूंगा कि बैंकिंग सेक्टर भी काफी अच्छा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, यही दो बैंक है जिसमें मेरा भी फोकस है, क्योंकि जो है ना सर, ये स्टेबल ऑप्शन है, समझ रहे हो। ये क्या है, ये स्टेबल ऑप्शन है। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, ये आपने बता दिया कि इनसे दूर रहना है, इनके पास जाना है। आप अब बताओ कि ये जो ट्रंप भैया है, जो ट्रंप चाचा है, ये इतना बेचैन क्यों है। इनका जो ये गेम है वो क्या है। देखो डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के तहत दूसरे देशों पर टैरिफ लगाते हैं। वो आते हैं तो बोलते हैं भैया अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका इज सुप्रीम, अमेरिका इज सब कुछ है। देखते हो मूवीज में, हॉलीवुड का क्या होता है, भैया अमेरिका का एक सुपर हीरो होता है जो पूरे दुनिया को बचाता है। तो इनको लगता है कि भैया अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका इज सब कुछ है। होना भी चाहिए, नो डाउट। वो भाई जिस देश के प्रेसिडेंट हैं वो उनकी जनता के लिए कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अमेरिकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है यहाँ पे। क्या करते हैं भैया अमेरिकी, अब देखो क्या होगा कि जब हर जगह से टैरिफ लगेगा तो इधर से भी लोग टैरिफ हटाएंगे, तो जो टेस्ला है हर देश में जाएगा। तो इससे क्या होगा, अमेरिकन जो भी, मैं सिर्फ टेस्ला का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं टेस्ला का एग्जांपल इसलिए बार बार ले रहा हूं क्योंकि सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए एलॉन मस्क भैया ने कितना मदद किया था, ठीक। देखो अब चीन, भारत और दूसरे देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर उन्होंने क्या किया कि हाई टैरिफ लगा दिया। अब हाई टैरिफ लगा दिया तो उस टैरिफ से बचने के लिए नेगोशिएशन होगा। और ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसी दिन बता दिया था 2 अप्रैल को ही कि जो ट्रंप चचा हैं ये सिर्फ नेगोशिएशन का गेम खेलने जा रहे हैं। एक बार पिन कमेंट में जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको बेटर चीजें समझ में आएंगी, अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो तो आप बोलोगे सर ठीक है इन्होंने टैरिफ लगा दिया तो इसका ग्लोबल मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। भैया ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से आपको डिस्टर्ब होता हुआ दिखेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है। देखो जो ट्रेडिंग है ना सर, वो महंगी हो जाएगी। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है ये बहुत महंगा हो जाएगा सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, इससे सप्लाई की चेन टूट जाएगी ड्यू टू हाई टैरिफ। जो सप्लाई चेन एक बना हुआ है ना सर, वो टूटती हुई दिखेगी और डिमांड जो है सर वो गिर जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि जो पैसे हैं लोगों के पास खत्म हुआ दिखेगा। और अमेरिका और बाकी देशों के बीच एक टेंशन बढ़ती हुई दिखेगी, जैसा कि चीन ने भी अमेरिकी कंपनियों पे जांच बैठा दिया। अब ये इतनी सारी चीजें हो रही है ना यार, इसमें मार्केट जो है वो रिकवर क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो इससे क्या होगा, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं ना सर, जो ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं डर जाएंगे। वो डर जाएंगे कि हो क्या रहा है भाई, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एफआईआई है सर वो गोल्ड की तरफ भाग रहा है, वो गोल्ड के ईटीएफ में निवेश कर रहा है। और किसमें कर रहा है भैया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर रहा है। वो चाहते हैं भैया एक सेफ से ब्याज लेके अभी शांत रहा जाए। जब मार्केट स्टेबल होगा, जब इन जो कंट्रीज हैं इनका जब जो फाइट है वो बंद होगा तो अपन लोग देखा जाएगा। तो इसे देखो क्या है, ग्लोबल मार्केट में पूरी तरह से एक बड़ी गिरावट आपको देखने की मिलेगी। वो नैस्डैक हो गया, वो एसएंडपी हो गया, वो निक्की हो गया, वो एफएनडीसी हो गया, या फिर वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया सर। आपको हर जगह एक बहुत खतरनाक वाली बिकवाली देखने को मिलेगी और मार्केट आपको गिरता हुआ दिखेगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, क्या इंडियन मार्केट पे कोई इमीडिएट इससे असर होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जितनी भी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं सर उनको बड़ा झटका लगने वाला है। आईटी, टेक्सटाइल, फर्नीचर, केमिकल्स जो भी कंपनियां हैं सर, इनको एक जबरदस्त झटका आपको दिखेगा और रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पे दबाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जितनी भी इस रिलेटेड कंपनियां ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया था, इनसे आपको दिक्कत होगा। और यहां पे होगा क्या, सिर्फ ये नहीं सर, जब रुपया और डॉलर में आप देखेंगे तो कुछ कंपनियां जो हैं वो क्या होगा सर, यहां से डॉलर और मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि यूएस ने ही हाई टैरिफ लगाया है और एफआईआई अपना पैसा लेके भगेगा। इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलेगा और यूएस जैसे इमर्जिंग मार्केट में या फिर गोल्ड ईटीएफ में या फिर बॉन्ड्स में जाता हुआ दिखेगा। मार्केट भारत का और गिर सकता है अगर ऐसे ही सब ट्रेड वार होता हुआ। तो देखो भारत अभी ना स्टेबल कंट्री नहीं है। अपन लोग कितना भी मीम बना ले, कितना भी जयशंकर प्रसाद के आंख में से पूरा भैया वो चिंगारी निकाल दे, बट ग्लोबल लेवल पे अभी अपनी कोई औकात नहीं है कि चीन और यूएस से अपन लोग टकरा पाए। और चीन और यूएस अगर भैया ट्रेड वार कर रहा है तो भारत जैसे जो छोटे देश है वो आपको पिसते हुए दिखेंगे इस टैरिफ वार में। और ये डोनाल्ड चाचा ने भी बोला था कि मोदी जी हमारे बहुत खास दोस्त हैं, लेकिन वो टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं और ये चीजें अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। तो इसलिए उसने किया था, ठीक ना, उन्होंने क्या किया था, टैरिफ का किया। तो ठीक है, तो सर आप बता दीजिए कि किन किन सेक्टर में, किन किन सेक्टर पे आपको बचना है, किन किन सेक्टर से आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो सबसे पहले जो है ना सर, ऑटो सेक्टर से आपको बच के रहना है, फिर मेटल सेक्टर से बच के रहना है, आईटी सेक्टर से आपको बच के रहना है, और फिर मिड कैप जो इंफ्रा है, जो मिड कैप इंफ्रा है उससे आपको बच के रहना है। ये इन स्टॉक से आपको बच के रहना है। अब भैया ठीक है, अब आप चूंकि ये नॉलेज वाला मैं सीरीज लेके आ रहा हूं तो मेरे को रीजन भी बताना पड़ेगा कि भैया रीजन क्या है, ठीक है। तो देखो एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है ना सर, ऑटो का जो एक्सपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू टैरिफ, ठीक ना। और भैया प्रेशर आएगा, क्या होगा, प्रेशर आएगा, इसके टैरिफ से प्रेशर आएगा मार्केट में। और इससे क्या होगा, इससे कौन से स्टॉक जो भारत के हैं वो प्रभावित होंगे, तो टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा, और बजाज ऑटो भी होगा। बट ये टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ये इलेक्ट्रिक में पूर्ण रूप से टेस्ला के कंपटीटर देखने को मिल रहे थे। अब इन लोगों का भी स्टॉक्स जो है वो गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मेटल में क्या होगा, देखो डिमांड वॉलेटाइल होगा। जब डिमांड वॉलेटाइल होगा तो क्या होगा, प्राइस जो इसका फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा।
तो इनसे किसमें बच के रहना है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को से आपको इसमें बच के रहना है। आईटी सेक्टर में क्या होगा कि शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट जो है सर वो अनसर्टेनिटी की तरफ जाएगा ड्यू टू टैरिफ, मैंने ऑलरेडी बताया था, एडीआर भी गिर रहा है भारत का, ठीक ना। तो इनसे इंफोसिस से बच के रहिए और विप्रो से बच के रहिए शॉर्ट टर्म में। और मिड कैप इंफ्रा में देखो, जब डेप्ट हैवी होगा ना तो रिस्क होगा, तो रिस्क है और डेप्ट हैवी वाले जो दो स्टॉक्स हैं, जो छोटे स्टॉक्स हैं, उनका नाम है भैया आईआरबी इंफ्रा और दूसरा है एनसीसी। इन दोनों स्टॉक से भी आपको बच के रहना है। तो इन सारी चीजों से बोलोगे सर ठीक है आपने बता दिया इन स्टॉक से बच के रहना है, किन स्टॉक में फोकस रखना है, तो वो भी बता दे रहे भैया किन किन स्टॉक में फोकस रखना है। तो देखो सबसे पहले जो फोकस रखना है तुमको वो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि एफएमसीजी पे, फिर फार्मा पे, फार्मा जो भी स्टॉक्स हैं उस पे आपको फोकस रखना है। प्राइवेट बैंक सर जबरदस्त अभी आपको देखने को मिलेंगे प्राइवेट बैंक्स, और गोल्ड ईटीएफ भैया बढ़िया है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ठीक ना। देखो तो सेफ ये क्यों है, एफएमसीजी सेफ क्यों, सबसे बड़ी बात है इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है, ये एक स्टेबल चीज है, ठीक ना, और लेस वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक चीजें हैं, जिसको भैया साबुन लगाना है, जिसको शैम्पू लगाना है, जिसको फेस वॉश लगाना है, जिसको साला खाने पीने वाली चीजें, ये नेसेसरी चीजें सर, ये हमेशा चलती है। तो इसके मैंने स्टॉक्स आपको पीछे पहले बताए थे, एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, डाबर हो गया, इन सारे स्टॉक्स पे आपको फोकस रखना है। और फार्मा क्या होगा भैया, हेल्थ केयर का जो डिमांड है वो भारत में बढ़ता जा रहा है, ये मैंने रीजन बनाया था, तो इसके लिए सन फार्मा या फिर डॉक्टर रेड्डी। ये डॉक्टर रेड्डी अभी मैं ना इसको नेग्लेक्ट करूंगा ड्यू टू एडीआर फैक्टर, ये यूएस मार्केट में इसका एडीआर बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है, तो इसकी जगह मैं सिप्ला को रखना चाहूंगा, ठीक है, सिप्ला बाय इन द डिप आप कर सकते हो। और प्राइवेट बैंक में बात करो, क्योंकि देखो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये जो दो बैंक हैं ये सर एक स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और ये रिटेल इन्वेस्टर जो रिटेल है उन पे फोकस ये सब रखते हैं। और गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो भैया ये हमेशा ही कभी भी जब ग्लोबल टेंशन होता है सर, तो जो गोल्ड ईटीएफ है वो एक सेफ हेवन के बारे में, जो एक क्या होता है सुरक्षित स्वर्ग देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर इसमें बात करोगे तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसका नाम है भैया निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो इन दो जगहों पे। तो आप ये बोलोगे सर कि ठीक है इन चीजों से आपने बता दिया, अब ये बताइए कि व्हाट्स द नेक्स्ट, आगे की हमारी जो रणनीति है वो क्या होना चाहिए। तो जो पहला है सर, आपको पैनिक सेलिंग से बचना है। क्या आपको नहीं करना है सर, आपको यहां पे पैनिक सेलिंग से बचना है, कभी भी आपको डर के शेयर्स को बेचना नहीं है और अपने पोर्टफोलियो को सर डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करिए सर, इक्विटी गोल्ड डेब्ट सब में थोड़ा थोड़ा आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमेशा ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो, या फिर स्विंग कर रहे हो, या फिर आप एक मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, मिड टर्म इन्वेस्टर हो, एक स्टॉप लॉस के साथ जाइए। जब कोई कंपनी गिरती है सर तो आप ये नहीं बता सकते कि कितना गिरते हुए नीचे जाएगा, समझ रहे हो ना। न्यूज को ट्रैक करते रहो, टैरिफ से जुड़ी अपडेट्स पर नजर रखो, और इन अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाय एंड डिप्स करो। क्वालिटी स्टॉक्स को जो है वो गिरावट में खरीदने का एक अच्छा मौका है। अगर बात करोगे कुछ प्रो टिप्स की, कुछ हेल्पफुल टिप्स की जो मैं तुमको दे सकता हूं, तो सबसे बड़ी एक बात है कि यूएसडी और आईएनआर चार्ट्स को रीड करो। इससे रीड करोगे तो रुपए की हालत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टॉक के खरीद बिक्री पे सारे जो असर होते हैं वो तुमको यहां से पता चल जाएगा। और जो सेकंड चीज है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी धड़ाम से गिरे हैं, क्यों पता है तुमको, सऊदी अरेबिया ने बोला है भैया क्रूड ऑयल के प्राइस में, जैसे मान लो ना कि एक होता है कि भैया हर कंट्री जो ओपेक है ना, ओपेक क्या करता है भैया, ये संगठन है जहां पे खतरनाक जो कंट्रीज हैं जो ऑयल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन किया होगा या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन किया होगा अच्छे से जानता होगा ओपेक के बारे में। ये एक संगठन है देशों का, इसमें क्या है भैया, जो भी तेल और मस्त निकालते हैं ना, ये वो सारी कंट्रीज इसमें क्या है, ये इन लोग का बॉक्स है, ये बड़ी बड़ी कंट्री जो ऑयल एक्सपोर्टर है इन लोगों का ये क्या है, एक ग्रुप है। तो इसमें क्या हुआ कि एक बोला जाता है कि भैया सभी जो कंट्रीज हैं वो 100 बैरल ही बेच सकते हैं। एग्जांपल लेता हूं, तो कोई कंपनी क्या है ना कि इसे छिप के 110 बैरल 120 बैरल बेच दे रही है एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। तो सऊदी अरेबिया बोला बकलोला ही क्या कर रहा है, ये तो गलत बात है एकदम, ससुरा रेलैया होगी तुम लोग की। तो 15 देशों पे सऊदी अरेबिया ने जांच बैठाने की बात कर दी है इन सारे सर्कमस्टेंसेस को लेके, और इससे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो धड़ाम से जो है नीचे गिरा है। तो ये भी चीजें, ये भी फैक्टर देखने को मिलेगा। इससे जब आप क्रूड ऑयल के प्राइस से ट्रैक करोगे तो मिडिल ईस्ट के टेंशन को आपको समझ में आएगा, डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है कि नहीं वही पता चलेगा। अगर क्रूड ऑयल टेंशन हुआ तो भैया मिडिल ईस्ट और डॉलर स्ट्रेंथ हुआ तो यहां पे भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ये इन सब का मार जो है सर वो छोटी कंट्रीज जो अभी डेवलप हो रही है कंट्रीज जैसे हमारा भारत, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये सीरीज आपको कैसी लगी और क्या आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और जय हिंद।